लेट्स स्टार्ट। तो बेटे चलो शुरू करेंगे। और सीक्वेंस सीरीज का सीक्वेंस का जो पहला एक्सरसाइज कौन सा था बेटे? 9.1 राइट? एक्सरसाइज 9.1। हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। 9.1 एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और आप में से बहुत सारे का पेपर में चेक भी किया, बहुत सब सही भी किए हो, बहुत सारे तो नहीं दिए, फिर भी जो दिए हो उनका सही है। जो नहीं दिया आई होप आप करके घर में रखे हो, नहीं तो ठगते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, उसमें क्या दे रखा था कि क्वेश्चन नंबर 11 में सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए सब 1 वो दे रखा था 3, और उसका जो जनरल टर्म मतलब ए सब एन वो दे रखा था 3 इंटू ए सब n-1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। और पूछ रहा है कि बताओ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस निकालो, मतलब ये सीक्वेंस का पहला 5 टर्म हमें निकालना है। ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में दे चुका है, मतलब बाकी के जो 4 टर्म निकालना है, मतलब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इनको निकालना है। फिलहाल कैसे निकालेंगे उसके लिए उसने सीक्वेंस का रूल दे रखा है। मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में कि सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वही मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंस का रूल होता है, वही सीक्वेंस का रूल होता है। और यहाँ पर ये सीक्वेंस का रूल है। पहला बात है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 3 फिक्स्ड दे रखा है। फिर बोल रहा है कि कोई भी जनरल टर्म मतलब nth पोजीशन वाला कोई भी टर्म, n मतलब वहाँ पर आप अगर 3 रखोगे थर्ड ये a3 थर्ड टर्म हो जाएगा, 4 रखोगे तो a4 फोर्थ टर्म हो जाएगा, n का जगह अगर 7 रखोगे तो ये 7th टर्म हो जाएगा। तो बोले तो कोई भी n पोजीशन वाला टर्म विल बी इक्वल टू 3 इंटू n-1 पोजीशन वाला टर्म मतलब उसका प्रीवियस टर्म प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पता है। n 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 उसके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए ऑलरेडी हमें पता है 1 इक्वल टू 3। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े जितने सारे n है नेचुरल नंबर्स उनके लिए हम ये रूल अप्लाई करके बाकी के टर्म्स निकालेंगे। जैसे कि इसका सेकंड टर्म a2 क्या होगा बेटे? 3 इंटू उसका प्रीवियस टर्म a2 का प्रीवियस टर्म a1 प्लस 2। मेरे बात समझ रहे हो? क्या लिखा? n यस सर। n-1 2 2 माइनस 1 1 है ना। अच्छा, और a1 क्या दे रखा है बेटा? 3। तो क्या होगा 9 प्लस 2 कितना है बेटे? 11। उसी तरह a3 विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू उसका प्रीवियस टर्म, देखो n का प्रीवियस टर्म n-1, a3 का प्रीवियस टर्म क्या होगा? a2 है ना, प्लस 2। और a सब 2 का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है 11 राइट, 11। तो कितना होता है बेटा? 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 35। 35। a4 उसी तरह क्या होगा? 3 इंटू a4 का प्रीवियस टर्म है ना, a3। तो 3 इंटू a3 ऑलरेडी निकल चुका है 35। तो 3 में 35 मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है। कितना होता है बेटे 3 में 35 मल्टीप्लाई करने से? 105 आता है क्या? देखो जरा, 90 सर 105। हाँ, 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 107 राइट। चेक करो। उसी तरह a सब 5 भी निकालना है। वो क्या होगा? 3 इंटू an का प्रीवियस टर्म, इस तरह a5 का प्रीवियस टर्म क्या होता है? a4। हाँ, a5 मतलब फिफ्थ पोजीशन वाला टर्म, उसका प्रीवियस टर्म a4 मतलब फोर्थ पोजीशन वाला टर्म, उसका प्रीवियस क्या होता है? a3 मतलब थर्ड पोजीशन वाला टर्म, उसका प्रीवियस a2 सेकंड पोजीशन वाला टर्म, उसका प्रीवियस a1 फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म। ये सब आप जानने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो 3 इंटू a4 का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है हमें 107 प्लस 2, बस निकाल दोगे कितना है बताओ? 321 प्लस 2। 321 प्लस 2 323। यस। ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर 11 को कर चुके होगे राइट, आई होप। ओके, यस सर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो जो नहीं किया हो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड समझ सकते हो बाद में। टेक इट, डन। ओके, अभी आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 13।
उसने दे रखा है कि एक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दे दिया है, A1 इज इक्वल टू A2 दोनों दे रखा है 2, मतलब ये सीक्वेंस का फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म एंड सेकंड पोजीशन वाला टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों का वैल्यू 2 है, वो दे रखा है। और ये दे रखा है कि A सब n इज इक्वल टू A सब n माइनस वन फॉर n ग्रेटर देन 2। जाहिर सी बात है कि हमें ऑलरेडी A1 एंड A2 का वैल्यू पता है, तो उसके बाद में जो टर्म्स आते हैं, मतलब A सब 3, A सब 4, A सब 5, मतलब थर्ड पोजीशन वाला टर्म, फोर्थ पोजीशन वाला, उन सब के लिए यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे। इसलिए ले रखा है फॉर n ग्रेटर देन 2, क्योंकि ऑलरेडी n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 है ना, उसके लिए हमें वो दोनों टर्म पता है। 2 से बड़े n वैल्यूज़ के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी चलो अप्लाई करते हैं, पहले थर्ड टर्म निकालने के लिए कोशिश करते हैं, राइट A3। तो ये रूल क्या है कि फॉर n ग्रेटर देन 2 nth पोजीशन वाला टर्म इज इक्वल टू उसका प्रीवियस टर्म, मतलब n माइनस वन पोजीशन वाला टर्म, nth पोजीशन वाला टर्म का प्रीवियस टर्म क्या होता है, n माइनस वन पोजीशन वाला टर्म, मतलब A सब n माइनस वन। सो कोई भी nth टर्म दैट इज इक्वल टू उसका प्रीवियस टर्म माइनस वन फॉर n ग्रेटर देन 2। तो A3 के लिए रूल अप्लाई करेंगे। A3 क्या होगा बेटे कि उसका प्रीवियस टर्म है n माइनस वन, मतलब A3 माइनस वन, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप अगर डायरेक्ट मुंह में भी लिखा निकाल सकते तो बहुत अच्छा है ना। उसका प्रीवियस n का प्रीवियस n माइनस वन, A3 का प्रीवियस क्या होगा बेटे A2 माइनस वन, और A2 का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 2, सो 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1, इजंट इट। उसी तरह A4 का वैल्यू याद रखो, n 2 से बड़ा कोई भी पोजीशन वाला टर्म के लिए यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। तो A4 विल बी इक्वल टू व्हाट, उसका प्रीवियस टर्म, मतलब A3 माइनस वन, और A3 आपको ऑलरेडी दिया है, मालूम कर चुके हो 1 है, तो 1 माइनस वन 0। और एक टर्म बचा A5 जो कि पहला 5 टर्म ही पूछ रहा है, तो उसका प्रीवियस टर्म A4 माइनस वन, और A4 क्या है बेटे 0 माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन। देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन करके आपको लिखना होता है, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए पेपर। सही, तो डी का फॉर्मूला है ना सर? हाँ ना 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 डी भी नहीं, ये सीक्वेंस है बेटे। वो 10th भूल जाओ, 10th ही भूल जाओ, 10th भूल जाओ, अभी 11th में रहो। 10th में मैं डी अभी तक नहीं पढ़ा, डी अलग बात है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस चल रहा है, अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम शुरू नहीं किए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। हम अभी कोई भी जनरल सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। एनी सीक्वेंस, हम कोई भी सीक्वेंस अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे हिसाब से। ये एक हमारे हिसाब से सीक्वेंस डिज़ाइन हुआ है। हम ऐसा सीक्वेंस डिज़ाइन किए हैं जिसका पहला 2 टर्म का वैल्यू 2 है, और बाकी के टर्म निकालने के लिए हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अपना सीक्वेंस बना सकता हूँ, कोई नो प्रॉब्लम। जैसे कि फिबोनाची सीक्वेंस एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स एक सीक्वेंस होता है। मेरे हिसाब से मैं डिफरेंट सीक्वेंस बना सकता हूँ। मेरे सीक्वेंस में पैटर्न हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वाला सीक्वेंस में देयर इज नो पैटर्न, तो सीक्वेंस में पैटर्न होना जरूरी नहीं है, बट एक रूल होना जरूरी है। और रूल क्या होता है, रूल के द्वारा हमें क्या मदद मिलता है कि रूल के मदद से हम सीक्वेंस का सारे टर्म्स निकाल पाते हैं। जैसे कि ये रूल दे रखा है, इसी वजह से तो आप थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकाल पा रहे हो। अगर कोई रूल नहीं होता तो ये सीक्वेंस नहीं होता। हम रैंडमली कोई भी टर्म, मतलब कोई भी नंबर किसी टर्म में नहीं रख सकते, एक रूल होना जरूरी है, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन जब सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर पैटर्न आ जाता है, उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर डी वी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ सीक्वेंस, टर्म्स एंड ऑल दैट। गेट इट क्लियर? यस सर। ओके 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 ओके। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपसे आगे हो जाएगा। तो आज हम वीडियो शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले प्रोग्रेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है और प्रोग्रेशन सीक्वेंस से कैसे अलग होता है, क्या प्रोग्रेशन होता है और वो सीक्वेंस से कैसे अलग होता है। तो देखो बेटे, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन,
a sequence with a particular pattern, a sequence with a particular pattern is called a progression, is called a progression. जैसे कि मैंने आपको बेटे बताया था कि सीक्वेंस में पैटर्न होना जरूरी नहीं है. जिससे हम सीक्वेंस पढ़ रखे थे, मैं जैसे कि आपको बोला था, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है. 2 3 5 7, हाँ, फिर 11 13. आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस में कोई पैटर्न नहीं है. नो पैटर्न इज देयर. यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 4 बढ़ा. इसे कुछ कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. कोई भी मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं. देयर इज नो पैटर्न, नो, एटलीस्ट नो विजिबल पैटर्न. फिर भी हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं. क्योंकि इसको सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है एंड हम इसके सारे टर्म्स निकाल पाते हैं. मतलब एक रूल दे रखा है, और रूल क्या है कि ये सब प्राइम नंबर्स हैं. दैट इज द रूल हियर. लेकिन इसमें पैटर्न नहीं है, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है. ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सीक्वेंस है, एक ऑर्डिनरी सीक्वेंस. प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे? अगर सीक्वेंस में पैटर्न डाल दिया जाए, अगर सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर पैटर्न डाल दिया जाए, तब हम वो सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे. तो सीक्वेंस विथ पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. और जो सीक्वेंस में पैटर्न नहीं है वो ऑर्डिनरी सीक्वेंस है. दैट इज नॉट ए प्रोग्रेशन. गेट माई पॉइंट सो फार? सिर्फ वही सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलेंगे जिसमें पैटर्न होता है. यस सर. ओके. जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. ये एक प्रोग्रेशन है. ये सीक्वेंस भी है, उसके साथ साथ प्रोग्रेशन भी है. प्रोग्रेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें एक पैटर्न है. और वो पैटर्न क्या है कि कोई भी टर्म में आप 2 ऐड करते हो तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. यहाँ पर यही पैटर्न है, और ये पैटर्न ही यहाँ पर रूल है. छोड़ो उसको, फिलहाल पैटर्न है इसीलिए मैं इसको के प्रोग्रेशन बोलूँगा. ठीक है. और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे सपोज 1 5 25 125 डॉट डॉट डॉट. ये भी ये सीक्वेंस भी एक प्रोग्रेशन है. ये भी एक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर भी एक पैटर्न है. और पैटर्न क्या है बेटे कि आप एक टर्म में 5 मल्टीप्लाई करते हो तो उसका नेक्स्ट टर्म यहाँ पर मिल रहा है. यही पैटर्न है यहाँ पर. तो इसी पैटर्न के हिसाब से आप बाकी के टर्म्स भी डिसाइड कर सकते हो. तो इस सीक्वेंस में पैटर्न है इसीलिए हम इनको प्रोग्रेशन बोल रहे हैं. गेट माई पॉइंट सो फार? ओके. हेलो, गेट इट? यस सर. यस सर. यस सर. तो बेटे देखो, हम नॉर्मली हम 3 टाइप के सीक्वेंस पढ़ते हैं. एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 3 टाइप ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ते हैं. एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लास्ट को आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देंगे क्या है चीज़. फिलहाल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर 11th 12th में फोकस करेंगे. ठीक है. तो फिलहाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या देख लेते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला बात है इसमें प्रोग्रेशन वर्ड लगा है. इसमें प्रोग्रेशन वर्ड लगा है, इसका मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक पैटर्न हो रहा होगा. राइट. इसमें प्रोग्रेशन वर्ड लगा है, मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. राइट. इसीलिए इसको प्रोग्रेशन बोल रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मेरा बात समझ रहे हो? नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलते, खाली बोल देते अरिथमेटिक. यस सर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज देयर इज ए पैटर्न. ओके. और वो पैटर्न क्या है वो जान लेते हैं फिलहाल. तो पहले देख लेते हैं किसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है. कि इट इज ए सीक्वेंस, it is a sequence in which each term except the first one differs from its preceding term by a constant.
This constant difference is called common difference of the AP. This constant difference is called common difference of the AP. तो पहले समझ लेते हैं क्या डेफिनेशन लिखा है. थोड़ा सा प्रीसीडिंग पर थोड़ा सा फैंसी वर्ड लगा है, लेकिन कोई बात नहीं. प्रीसीडिंग का मतलब आपको पता है, प्रीवियस टर्म है ना. प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या होता है बेटे? प्रीवियस टर्म है. और सक्सीडिंग टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म. आपको पता है ना ये सब, राइट? हाँ, यस. तो पहले समझ लेते हैं उसने क्या बोल रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन. इट इज ए सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस है इन व्हिच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, फर्स्ट टर्म को छोड़ के. क्या है? क्योंकि बेटा फर्स्ट टर्म का कोई प्रीवियस टर्म नहीं होता है. फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म होता है, उसका कोई प्रीवियस टर्म नहीं होता है. फर्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म होता है क्या? नहीं ना. फर्स्ट टर्म सही तो शुरू होता है. तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म डिफर्स फ्रॉम इट प्रीवियस टर्म. हर एक टर्म अपना प्रीवियस टर्म से बाय एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिफर करता है. ये एक ऐसा सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म अपना प्रीवियस टर्म से एक कांस्टेंट के मतलब उसके बीच में उनके दोनों के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं बेटे. देखो जैसे कि 1 4 7 10 13 ... बेटे ये एक सीक्वेंस है. और इसमें देखो बेटे फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि इसका तो कोई प्रीवियस टर्म नहीं होता है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के इसका कोई भी टर्म एंड उसका प्रीसीडिंग टर्म मतलब उसका प्रीवियस टर्म, उन दोनों के बीच में डिफरेंस एक कांस्टेंट होता है. देखो जैसे कि ये टर्म 3 है सर, ये टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू 3. सिमिलरली दिस टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म सेम 3. दिस टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म सेम 3. दिस टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म सेम 3. तो देख सकते हो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म से अगर उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हो तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मिलता है. ठीक है. और इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या बोलते हैं बेटे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और बेटे ये जो डिफरेंस निकलता है ना बेटे, कोई भी टर्म एंड उसका प्रीवियस टर्म के बीच में जो डिफरेंस निकलता है ना, जैसे कि यहाँ पर 3 है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी. वो एपी का वो कॉमन डिफरेंस होता है. क्या होता है? वो एपी का वो कॉमन डिफरेंस होता है. कॉमन डिफरेंस. तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? 3 है. क्या इसका कॉमन डिफरेंस है? 3. CD. हाँ, CD इज इक्वल टू 3. मेरा बात बेटे समझ रहे हो क्लियरली? यस सर. हाँ, यस सर. अच्छा, यही डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यही डेफिनेशन को हम और कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी टर्म में अगर एक कांस्टेंट ऐड किया जाए तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है. ठीक है. कोई भी टर्म में अगर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड करेंगे, ये ऐसा सीक्वेंस है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है, इसका कोई भी टर्म में अगर एक कांस्टेंट ऐड करोगे तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा. जैसे कि 1 में कांस्टेंट 3 ऐड करो, उसका नेक्स्ट टर्म 4 में वही 3 ऐड करो, नेक्स्ट टर्म 7 में 3 ऐड करो, नेक्स्ट टर्म 10. गॉट इट? तो ये हो सकता है उसका अल्टरनेट डेफिनेशन. मेरा समझ रहे हो? यस सर. यस सर. हाँ, ये क्या? कितनों को बेटे यहाँ तक कोई डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट अंटिल नाउ? नो सर. नो डाउट? नो सर. ओके. और बेटे देखो एपी का कुछ टर्मिनोलॉजी या फिर कुछ सिंबल के बारे में जान लेते हैं. ठीक है. रिमेंबर, नोट, फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी. बेटे एपी का फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म, हाँ, इज डिनोटेड बाय
स्मॉल ए के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जो ये पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा हूँ, ये पर्टिकुलर एपी में इसका जो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म 1 है, तो मैं बोलूँगा इसका a इज इक्वल टू 1, है ना। a मतलब फर्स्ट टर्म, मेरा मतलब समझ रहे हो बेटे, a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। यस सर। सर और A1 इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, A1 A2 A3। हाँ यस बोल सकते हैं, लेकिन हम सीक्वेंस में सारे टर्म्स की जरूरत होता है, लेकिन हमारा मतलब ये में एपी में, है ना, एपी में इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम मतलब फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, थोड़ी देर के लिए ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। A. कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। एपी का कॉमन डिफरेंस को डी के द्वारा डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा पर्टिकुलर एपी है, इसका डी का वैल्यू क्या है? 3 है। 3 क्या है सर। इसका डी का वैल्यू? 3, राइट। ओके, एवरीबॉडी गेट इट? Yes sir. Yes, sir. अब देखो बेटी, ये लास्ट वाला जनरल टर्म ऑफ एनी एपी इज डिनोटेड बाय, कोई ए सब एन भी लिखते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे जनरल टर्म ऑफ एनी एपी इज डिनोटेड बाय टी सब एन। और जाहिर सी बात है मैं इसको जनरल टर्म इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि टी सब एन मतलब ये कोई भी टर्म को समझाता है, डिपेंड करता है एन के वैल्यू के ऊपर। अगर आप एन की जगह 1 रख दो तो ये टी एन क्या बन जाता है? T1 मतलब फर्स्ट टर्म हो जाता है। अगर ये एन की जगह 2 रख दो तो ये हो जाता है T2 मतलब सेकेंड टर्म। अगर एन की जगह 3 रख दो तो हो जाता है थर्ड टर्म। तो Tn बोले तो nth पोजीशन वाला टर्म, और वो एन कुछ भी हो सकता है, हमारा मर्जी। मेरा बात समझ रहे हो? इसीलिए इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। क्लियर? कितनों को डाउट है यहाँ तक बेटे? कितनों को बेटे यहाँ तक डाउट है? Sir, हाँ यस। sir, in 10th class, so why we denote the n term as an? मैं बोला ना, यू कैन ऑफ कोर्स, और कैन ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीएन प्रैक्टिस करो, अच्छा होता है, इसीलिए बोला, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन कॉल इट एन ऑल्सो। ठीक है ना? मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, नो sir. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। टेक इट। बेटे सब समझ रहे हो क्लियरली? हेलो हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ ओके, टेक इट। Done, sir. ओके, अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले बेटे, कॉन्सेप्ट नहीं तो मतलब एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हमेशा आपको याद रखना है। और क्या है बेटे कि पहले लिख देता हूँ एल्गोरिदम टू फाइंड, एल्गोरिदम टू prove a given sequence with a general term and a p। तो पहले समझ लेते हैं मैं क्या लिखा है यहाँ पर कि टू प्रूव ए गिवन सीक्वेंस विथ अ जनरल टर्म। बेटे कभी कभी क्या होगा, आपको एक सीक्वेंस दे देगा और वो सीक्वेंस का nth टर्म बस दे देगा और कुछ नहीं। सीक्वेंस का nth टर्म दे देगा, nth टर्म बोले तो जनरल टर्म दे देगा और पूछेगा कि प्रूव दैट इट इज एन एपी, और बताओ एपी है कि नहीं। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? ओके, तो बेटे पहले तो मेरे बात समझ रहे हो बेटे यहां तक कि आपको nth टर्म दिया जाएगा और पूछेगा कि एपी है कि नहीं। तो यहां पर आपको क्या गिवन होगा बेटे? an। मेरे बात समझ रहे हो? nth टर्म गिवन होगा। अब पहले आप क्या करोगे, फाइंड करोगे an-1 मतलब nth टर्म का प्रीवियस टर्म फाइंड करोगे।
फिर क्या करोगे, फाइंड करोगे an माइनस an माइनस, मतलब nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि इफ an minus n minus 1 is a constant, then the sequence is an AP. Otherwise not. पहले मैं एल्गोरिथम समझा देता हूं बेटे कि आपको एक सीक्वेंस का nth टर्म गिवन होगा, आपको क्या करना होगा, n माइनस 1th टर्म निकालना होगा, मतलब nth टर्म का प्रीवियस टर्म निकालना होगा। और कैसे निकालोगे बताऊंगा अभी, फिलहाल ये याद रखो बस, nth टर्म दिया होगा, उसमें से आप उसका प्रीवियस टर्म निकालना होगा। निकालने के बाद nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलता है, अगर वो एक कांस्टेंट है तो हाँ ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, अदरवाइज नॉट। डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, बिट बाय बिट समझाऊंगा, ऐसा क्यों करके, क्यों पता चलता है कि एपी है कि नहीं, बिट बाय बिट बताऊंगा। पहले मैं जो समझा रहा हूं उतना समझो। गेट माय पॉइंट सो फार? क्लियर गाइस, सब समझ में आया? यस सर, यस सर, Yes, sir. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं इसको समझाता हूं आपको। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दूंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Tn is equal to 3n plus 5 is an AP. Find its common difference. Find its common difference. तो बेटे यहां पर आपको एक सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है बेटे? nth टर्म दे रखा है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यू क्यों लिखा है द सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। सही है ना भाई, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है वही सीक्वेंस का रूल होता है, राइट? वही सीक्वेंस का रूल होता है, उसी हिसाब से हम सीक्वेंस के टर्म्स निकाल देते हैं, राइट? गेट माय पॉइंट सो फार? हाँ, वो बोल रहा है कि एक सीक्वेंस ऐसा डिफाइन हुआ है कि उसका जो जनरल टर्म, मतलब nth पोजिशन वाला टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 5। अगर आप 5th पोजिशन वाला टर्म उसका निकालना चाहोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5 प्लस 5। अगर आप 7th टर्म निकालना चाहोगे तो T7 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 5। मेरे बात समझ रहे हो? 3 इंटू उस टर्म का पोजिशन प्लस 5, वो टर्म का वैल्यू, कोई भी टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू उस टर्म का पोजिशन प्लस 5। यहाँ तो बेटे समझ गए? और हमें दिखाना है कि ये है कि नहीं। तो बेटे देखो, पहले इसने हमें Tn दे रखा है 3n प्लस 5, तो n पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू होगा 3 इंटू उस टर्म का पोजीशन प्लस 5। तो जाहिर सी बात है बेटे, याद रखो, पहले तो मैं एक चीज बताता हूं, ये जो Tn लिखा है यहां पर अगर मैं n के जगह पर फ्रॉग भी लिखूं तो क्या होगा बेटे? T फ्रॉग इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू फ्रॉग प्लस 5। मेरे बात समझ रहे हो? इधर n के जगह जो लिखोगे उसके एक्सप्रेशन में भी n का जगह वही लिखोगे। अगर इधर n के जगह में x लिखा तो ये क्या होगा? 3 इंटू एक्स प्लस 5, मतलब x टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू। अरे यार बात बेटा समझ रहे हो क्लियरली? हेलो? यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि यही रूल है, यही जनरल टर्म है, यही रूल बताता है। ये रूल बताता है कि कोई भी nth पोजीशन वाला टर्म, कोई भी nth पोजीशन वाला टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू उसका पोजीशन प्लस 5। तो यहाँ पर जो भी रखोगे यही रूल अप्लाई होगा। तो अगर मैं n-1th टर्म इसका निकालना चाहूँ तो बेटे यहाँ पर n है इसलिए यहाँ पर n लिखा है, और आप इधर n-1 लिखे हो तो ये एक्सप्रेशन में जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर n के जगह पर खाली आपको क्या लिखना है बेटे? n-1 लिखना है। ऑब्वियसली n-1th टर्म विल बी इक्वल टू 3 इंटू उस टर्म का पोजीशन। n-1 टर्म का पोजीशन क्या है भाई? n-1 है प्लस 5। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो?
यस सर। यस यस Very- सर। हाँ, तो बेटा अभी हमें क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में Tn से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करना है। तो बेटे nth टर्म क्या है बेटे, 3n प्लस 5 माइनस है, इसको बेटे निकाल दो बेटे, 3n माइनस 3 प्लस 5, तो कितना होता है बेटा 3n प्लस 2, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, tn माइनस 1 को माइनस करना है, विच इज 3n प्लस 2, उसको माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा 3n प्लस 5 माइनस 3n माइनस 2, तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। एक क्या आ रहा है बेटे, कांस्टेंट आ रहा है, देख रहे हो कांस्टेंट, 3 का कांस्टेंट है, राइट। देयरफॉर इट इज एन एपी। देयरफॉर आज tn minus 1 is a constant, therefore the sequence is an AP. The sequence is an AP. और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे, nth पोजीशन माइनस उसका प्रीवियस टर्म का, उससे अगर प्रीवियस टर्म माइनस करते जो वैल्यू निकलता है वही तो कॉमन डिफरेंस होगा इसका। कॉमन डिफरेंस, अरे समझ रहे हो, इज इक्वल टू 3 होगा। तो पहले समझते हैं कि मुझे कैसे पता चला ये एपी है, मतलब इस चीज से कैसे मुझे मालूम चला कि ये एपी है, राइट। कितनों के मन में यही डाउट है कि कैसे nth टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म माइनस करने से 3 मिल गया, सर को कैसे पता चल गया एपी है, कितनों को डाउट है। सर मुझे समझ नहीं आता तो मेरे को भी नहीं। हाँ, नहीं आया, क्या नहीं आया, मतलब ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों ये ऐसा होके एपी हो गया, ये हाँ समझ सर में क्यों ऐसा, हाँ वो- सर क्यों किया सर वो। लेकिन कैलकुलेशन तो समझ में आया, तो कैलकुलेशन समझ में आया, तो यस यस सर। सर। हाँ, कैलकुलेशन पहले समझ में आ गया, वो पहला बात है, कैलकुलेशन समझ में आ गया तो वो पहला बात है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सॉरी क्वेश्चन अगर आएगा तो कैलकुलेशन आप करोगे। अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं क्यों कैसे मुझे पता चला। देखो भाई, देखते हैं भाई, ये सीक्वेंस में मैं देखा कि nth पोजीशन वाला टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म, मतलब n-1 पोजीशन वाला टर्म इज इक्वल टू 3 निकल के आया, मतलब एक कांस्टेंट निकल गया। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, असलियत में इसका मतलब क्या है। बेटे इसका मतलब समझाता हूं। बेटे nth टर्म का मतलब क्या है, इज इट एनी पर्टिकुलर टर्म, नो, इट इज जनरल टर्म, कोई भी टर्म में हो सकता है। अगर आप देखो तो इसका ये मतलब है कि कोई भी, क्योंकि n के हिसाब से ये टर्म का पोजीशन, मतलब n अगर 2 लिखोगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा, n अगर 3 लिखोगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा, n अगर 4 लिखोगे, tn में n अगर 4 लिखोगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। मतलब कोई भी n पोजीशन वाला टर्म, कोई भी n का वैल्यू हो, कोई भी n पोजीशन वाला टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म, मतलब n-1 पोजीशन वाला टर्म इज इक्वल टू हमेशा इसका 3 आ रहा है। मतलब n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, n कुछ भी हो, n कुछ भी हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर बेटे यहां पर आप n का जगह 5 रखते हो तो t5 माइनस t4 इज इक्वल टू 3। अगर n का जगह 4 रखोगे तो t4 माइनस t3 ये भी 3। अगर n का जगह 3 रखोगे तो t3 माइनस t2 ये भी 3, क्योंकि वो बोल रहा है कि nth पोजीशन वाला टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू 3, और nth टर्म कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना n के वैल्यू के ऊपर कौन सा टर्म होगा, राइट। तो ये हमेशा 3 आ रहा है, कोई मतलब n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी n का जगह कुछ भी रख सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो बेटे, हेलो। यस सर। यस सर। n का जगह 2 रखे तो t सब 2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। हाँ, और n का जगह 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखोगे तो उसका प्रीवियस टर्म नहीं होता है, राइट, फर्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म नहीं होता है। मेरा बात समझ गए बेटे। तो इससे क्या Yes, पता sir. चला, इससे क्या Yes, पता sir. चला कि ये सीक्वेंस में कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करो हमेशा 3 आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट आ रहा है। तो हुआ ना भाई एपी, मेरे बात समझ रहे हो, हुआ ना एपी। यस सर। अबे क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, एवरीबॉडी गॉट इट, ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी nth पोजीशन वाला कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू 3, ये बिल्कुल ये पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा और वहां पर मैं समझाऊंगा क्यों वो एपी
नहीं होगा, वो भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे और बताऊंगा क्यों वो एपी नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अरे रेडी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Prove that the sequence defined by Tn is equal to 3n square plus 1 is not an AP। तो बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म का वैल्यू 3 इंटू उस टर्म का पोजीशन का स्क्वायर। n क्या है बेटा? इस टर्म का पोजीशन। n क्या है? इस टर्म का पोजीशन। 3 इंटू उस टर्म का पोजीशन का स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू एन का स्क्वायर प्लस 1। एन का जगह अगर बेटे यहाँ पर स्नेक भी रख दोगे तो क्या होगा? 3 इंटू स्नेक का स्क्वायर प्लस 1। मेरे बात समझ रहे हो? एन का जगह अगर एलिफेंट रखोगे तो 3 इंटू एलिफेंट का स्क्वायर प्लस 1। अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस। तो हमें प्रूव करना होगा ये सीक्वेंस एपी नहीं है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, उसने हमें nth टर्म दे रखा है, हम क्या करेंगे? प्रीवियस टर्म मतलब n-1th टर्म निकालेंगे। तो बोला था अगर यहाँ पर हाथी रखोगे तो यहाँ पर n का जगह हाथी रखोगे, यहाँ पर घोड़ा रखोगे तो यहाँ पर n का जगह घोड़ा रखोगे। तो यहाँ पर n का जगह n-1 रखा तो यहाँ पर n का जगह क्या रखोगे? n-1 रखोगे। अबे समझ में आया? एनी टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू उसका पोजीशन का स्क्वायर प्लस 1 और इसका पोजीशन है n-1। इसमें कोई समझ है? इतना अगर नहीं समझ पाते हो बेटे तो क्लास 1-2 में फिर से पढ़ना चाहिए। मेरे पास समझ रहे हो? अच्छा, तो 3 इंटू बेटे n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा? n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1। अरे यहाँ तक समझ रहे हो बेटे क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो Yes, क्या sir. हो गया? 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 1। तो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 4। तो अब हम क्या करते हैं? एल्गोरिथम का नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे? nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 3n स्क्वायर प्लस 1 से उसका प्रीवियस टर्म मतलब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटे 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4, 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कट गया और ये क्या बचा ना? 6n माइनस 3। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर ये निकल के आया कि nth टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू 6n माइनस 3। क्या 6n माइनस 3 कांस्टेंट है? बेटे कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना बेटे? स्थिर। स्थिर मतलब स्थिर रहना चाहिए, उसका वैल्यू कोई बदलना नहीं चाहिए। कांस्टेंट है, वेरिएबल का मतलब उसका वैल्यू वेरी होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये 6n माइनस 3 एक कांस्टेंट है क्या? No, sir. No, sir. नहीं ना, No, sir. क्योंकि n के ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड करता है ना। हाँ, n के ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड करता है, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हम n का जगह यहाँ पर 5 रख सकते हैं, मतलब t5 माइनस t4। n का जगह 6 रख सकते हैं, t6 माइनस t5। तो n का वैल्यू के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट। देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो देखो भाई, देखो 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 नज़ारा देखो कि अगर हम यहाँ पर n का जगह 4 रखते हैं बेटे, एक्सप्लेनेशन देता हूँ बेटे। अगर n का जगह 4 रखते हैं तो t4 माइनस उसका प्रीवियस टर्म t3 विल बी इक्वल टू 6 इंटू n। हाँ, मतलब tn ये n है, ये n है। तो यहाँ पर n क्या है बेटे? 4 है। मेरे बात समझ रहे हो? 6 इंटू 4 माइनस 3। अरे समझ गए? 24 माइनस 3 21। Yes, sir. अगर n का जगह 3 रखते हैं, t3 माइनस t2 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 3। n का जगह 3 रखें इधर, 6 इंटू 3 माइनस 3 कितना होता है भाई? 18 माइनस 3 15। तो लो, इसका फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 21 एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 15। कहाँ कांस्टेंट हुआ भाई? 2
मतलब एक टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म कांस्टेंट होना चाहिए ना। यहाँ कहाँ कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है ना, अलग अलग हो रहा है, तो ये एपी नहीं है। अरे मेरे बात समझ रहे हो, ये एपी नहीं है। अरे गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिस इज नॉट एन एपी, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं एपी है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर एक लास्ट को नोट लिखो, कि द nth term of any AP is a linear polynomial or expression of n, that is, बेटे देखो, ये देखो बेटे, पहला जो एग्जाम्पल हमने लिए थे, पहला जो एग्जाम्पल लिए थे, जरा उसको केयरफुली देखो। पहला ये वाला इधर गया, इधर 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 इधर, हाँ बस बस बस। ये जो पहला वाला सीक्वेंस था ना बेटे, हमने दिखा दिए कि एक एपी है, और आप देख सकते हो इसका जो जनरल टर्म है ना बेटे, nth टर्म, वो एक एन का एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अबे लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 होता है, मेरे बात समझ रहे हो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है। अरे मेरे बात समझ रहे हो, हेलो? Yes, sir. हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो Yes, sir. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है, दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एन ऑलवेज। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे कि ये वाले केस में, सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर nth टर्म देखो बेटे, एन का लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर होना चाहिए। तो कोई भी एपी का nth टर्म एक लीनियर पॉलिनोमियल इन एन होता है। मेरा बात समझ रहे हो? पहला बात मैं एग्जाम्पल देके भी इसको दिखाऊंगा कि द nth टर्म ऑफ एनी एपी इज ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एन। एग्जाम दैट इज Tn is equal to some constant a into n plus b। अरे मेरे बात समझ रहे हो? बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हेलो? Yes, sir. हाँ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And the common difference is, the common difference of that AP is equal to coefficient of n, कोफिशिएंट ऑफ एन, जैसे कि ए इधर है। तो देखो बेटे, इसका जो सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल लिए थे, उसका कॉमन डिफरेंस देखो, एन का कोफिशिएंट ही आया था, चेक कर सकते हो। इसका पहला एग्जाम्पल देख लो, इसका पहला एग्जाम्पल देखो भाई, ये हमारा जो सीक्वेंस था ना, ये एपी प्रूव हो गया था। अरे इसका एन का कोफिशिएंट क्या दे रखा था, nth टर्म में 3 दिया था, है ना? 3. Yes, sir. देखो कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, 3 तो निकल गया ना। अरे देखे? Yes, sir. कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो याद रखो, ये चीज याद रखो, कोई भूलना नहीं, कि एपी का nth टर्म एक लीनियर पॉलिनोमियल इन एन होता है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप उस nth टर्म को देख के बोल सकते हो कि जो n का कोफिशिएंट है वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट बोलने के लिए। मेरा बात समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो सही बात है, यहाँ पर आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई भी लीनियर के लिए। देखो बेटे, उसने दे रखा है कि nth टर्म इज इक्वल टू सम लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ n, है ना? तो जाहिर सी बात है, उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा भाई? n का जगह इधर क्या लिखेंगे, n-1। अरे समझ रहे हो? तो n माइनस ए प्लस बी, फिर आप क्या करो, nth टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करो, n प्लस बी में से उसका प्रीवियस टर्म, मतलब ये माइनस करो n, ये प्लस हो जाएगा a, ये माइनस हो जाएगा b। देखो रे, n माइनस n कट गया, b माइनस b कट गया, क्या निकल गया? a, कांस्टेंट निकल गया। तो nth टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म एक कांस्टेंट a निकल गया। मतलब क्या है भाई, ये एपी है ना? एपी है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए क्या है भाई? एन का कोफिशिएंट, देख रहे हो? हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
Example, which of the following sequences is an AP? Find its common difference. Okay, तो पहला देखते हैं. हाँ, एग्जाम्पल क्या तरह हैंग हो रहा है. हाँ बेटे, सपोज मैं लिखा हूँ कि Tn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर. क्या ये एपी है? No, sir. नो. nth टर्म में n का लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है ना भाई. डिग्री 1 होना चाहिए. तुमने समझ रहे हो? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये एपी है? Yes, sir. है ना भाई. लीनियर पॉलिनोमियल है ना भाई. डिग्री इसका 1 है ना, बस. और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5. n का कोफिशिएंट. ये बताओ रे, ये बताओ. एपी होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. जो लीनियर पॉलिनोमियल इन n है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -4. -4 भाई. -4. अबे n का कोफिशिएंट 4 कहाँ से आ गया? -4 है ना. अच्छा, -4. ठीक है, तो ऐसे बोलोगे. ठीक है, अब आगे से हो जाएगा भाई. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये बोलो खाली लास्ट. No, sir. No, sir. नो No, sir. सर. बस ठीक है, हो गया. बाय. चलो, और टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, फिर हम आगे चलते हैं. टेक इट. डन. Yes, sir. टेक इट. डन. Yes. टेक इट. डन. जल्दी. I'm done, sir. जल्दी. डन. Yes, sir. जल्दी. डन. बस. Done, sir. ओके, तो चलो जनरल टर्म का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना. फॉर्मूला पर जनरल टर्म एपी का कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी. जनरल टर्म मतलब क्या होता है बेटे? nth टर्म है ना, nth टर्म. जनरल टर्म मतलब क्या होता है? nth टर्म. कोई पोजीशन वाला टर्म है ना, n पोजीशन वाला टर्म, उसका एक्सप्रेशन. तो देखो बेटे, पहले तो हम एक नोट लिखना चाहेंगे. और वो नोट क्या है बेटे? टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एनी टर्म we need two things. They are what? The first thing is the first term A. Second is its common difference D. तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमें कोई भी टर्म का वैल्यू जानना है, फॉर एग्जांपल हमें 5th टर्म का वैल्यू जानना है, 6th टर्म का वैल्यू जानना है, 8th टर्म का वैल्यू जानना है, 10th टर्म का वैल्यू जानना है. कोई भी टर्म का वैल्यू जानने के लिए दो चीज़ों का वैल्यू पहले से हमें पता होना जरूरी है. एक होता है उसका फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एंड एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है. इन दोनों से हम पता कर सकते हैं. बाकी आगे मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? तो देखते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है. अरे समझ रहे हो? So let Yes, sir. Yes, sir. let there is an AP whose first term is A and common difference is D. Common difference is D. तो बेटे एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है. तो मतलब इसका फर्स्ट टर्म T1 क्या है बेटे? ए है.
क्लियर। और बेटे Yes, इसका sir. सेकेंड टर्म क्या होगा? अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकेंड टर्म जाहिर सी बात है ए प्लस डी होगा, क्योंकि एपी में क्या होता है, एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। अरे समझ रहे हो, 10th टर्म में Yes, sir. कॉमन डिफरेंस Yes, sir. ऐड करो, 11th sir. टर्म मिल जाएगा बस। तो बेटे थर्ड टर्म क्या होगा? A plus 2D. सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दो, मतलब ए प्लस डी में और एक डी ऐड कर दो, ए प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या होगा रे? थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो, मतलब इसमें और एक डी ऐड कर दो, ए प्लस 3d हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हम nth टर्म का वैल्यू निकालेंगे। डॉट 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 डॉट, चलो निकालते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। अब जरा देखो बेटे, मुझे एक बात बताइए, जो a लिखा है ना t1 इजिकल टू ए, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी? कोई गलत है क्या? ये भी a है ना। अरे 1 माइनस 1 है 0, 0 इंटू डी 0, Yes, sir, yes, sir. a प्लस 0 a। अच्छा, जो a प्लस डी लिखा है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी? अभी कोई पाप हो जाएगा थोड़ी ना। अरे 2 माइनस 1 1 होता है ना, डी देखो चेक करो सही है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी? 2 होता है ना, a प्लस 4 में। तो देख लो भाई, t1 a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये 2 इधर देखो 2 माइनस 1 इंटू डी, ये 3 इधर देखो 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 इधर देखो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी पैटर्न से nth टर्म क्या होगा? a प्लस n minus 1 n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो भाई, अगर मुझे कोई भी टर्म का वैल्यू पता करना है, अगर मुझे 10th टर्म का वैल्यू पता करना है, मतलब n इज इक्वल टू 10, तो मुझे ये दोनों का वैल्यू भी चाहिए, जानना जरूरी है, a एंड d का वैल्यू। खाली n का वैल्यू से पता नहीं, काम नहीं चलेगा, a एंड d का वैल्यू पता होने से जाके वो टर्म का वैल्यू में पता चलता है। तो nth टर्म या फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला यही है, याद रहेगा आगे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, take the screenshot. Yes. Take it. Done. Yes, sir. Okay. Take it. Done. अच्छा, मैं इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आपको पता ही है कि आगे मतलब 30 से लेके 2 जनवरी तक आपका हॉलीडे रहेगा, राइट? पता है आपको, सबको पता है आई होप। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके, बट बेटे कुछ भी बोल लो, मैथ का हॉलीडे नहीं है, मैथ का हॉलीडे नहीं होगा। 1 घंटा रोज क्लास होगा, बस एक दिन में छुट्टी दूंगा बीच में, बट 1 घंटा रोज क्लास होगा। क्योंकि बेटे देखो क्या कारण क्या है कि मतलब हम अगर ऐसे हैप्पीली पढ़ लेंगे तो कोई फायदा नहीं, आपका ही लॉस होगा, मेरा कोई नहीं। मैं तो अगर चाहूँ तो ये एपीजीपी को एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, चलेगा क्या? नहीं ना। हम आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत, आपका फ्यूचर का बात है, हमारा फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर आपका है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Sir. अरे 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 1 घंटा भाई, 1 घंटा मतलब 24 Yes, घंटे sir. में से 1 घंटा देना Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना Yes, sir. सोच क्या रहे हो भी? अपना लाइफ होगा। के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते अपना फ्यूचर के लिए? सोच क्या रहे हो? Yes, वैक्यूम। sir. हाँ, No, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. स्मार्टफोन लैपटॉप जो भी है 1 घंटा खाली बैठ के पढ़ना है बस। चिल्ला तो मेरा